एक बार फिर से मैं आपको सभी को गुड मॉर्निंग कहना चाहूँगा और आज के सेशन की शुभकामनाएं देना चाहूँगा। और अब अपन स्टार्ट करते हैं अपने नए सेशन को, जिसमें आप लोगों को बताया जाएगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड बेसिक्स के बारे में। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड बेसिक्स के बारे में जो आज का अपना जो सेशन है असेसमेंट 11 माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 बेसिक। सभी के पास मेरी आवाज आ रही है? यदि नहीं आ रही है तो आप एक बार अनम्यूट करते हुए बोल देना। किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो तो आप जरूर बोलें, क्योंकि लाइव सेशन का यही मतलब होता है कि किसी प्रकार की अपन को कोई परेशानी नहीं हो। असेसमेंट 11 में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एप्लीकेशन का एक पार्ट है, जिसमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है, आउटलुक है, ऐसे खूब सारे प्रोग्राम्स आते हैं जिनमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक अहम और बहुत बेहद महत्वपूर्ण एक एप्लीकेशन है, एक पार्ट है, एक प्रोग्राम है, जिसका अपन डेली लाइफ में बहुत ज्यादा यूज करते हैं। तो यही एक पार्ट है जिसका विशेष रूप से ऑफिशियल वर्क सबसे ज्यादा होते हैं, तो इसका विशेष रूप से आप अध्ययन करेंगे और इसके बारे में मैं विस्तार से भी आपको बताता आ रहा हूँ। आपको 10-12 जो पार्ट बना करके इसके बारे में दिया, बड़ी डिटेल से स्टडी करवाई है। यदि आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी हो इससे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से रिलेटेड, तो अभी तक होम टैब, फाइल टैब, इंसर्ट टैब और पेज लेआउट टैब तक का आपको बता दिया गया है। आप ऑनलाइन एजुकेशन जो है, स्मार्ट आइडिया ऑनलाइन एजुकेशन यूट्यूब चैनल के ऊपर आप जा करके सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं। RSCIT पार्ट 1, 2, 3 इस प्रकार से ले सकते हैं। मेरे मोबाइल नंबर से आप सर्च कर सकते हैं। साथ में आप स्मार्ट आइडिया ऑनलाइन एजुकेशन के नाम से सर्च कर सकते हैं। आप SI स्कूल के नाम से सर्च कर सकते हैं। आप SI कॉलेज ऑफ कंप्यूटर एजुकेशन यूनिया के नाम से सर्च कर सकते हैं। आप ओ लेवल बेसिक क्लास के नाम से सर्च कर सकते हैं। आप ओ लेवल IT पेपर के नाम से सर्च कर सकते हैं। इसे कई प्रकार की बहुत सारी ऐसे चीज हैं, या हिमोनिया SI स्कूल के नाम से, कंप्यूटर एक्सपर्ट गुरुजी के नाम से सर्च कर सकते हैं, SL कुमार सर के नाम से सर्च कर सकते हैं। आपको ये सारे के सारे कंटेंट्स मिल जाएंगे। साथ में आप सर्च जब आप देखते हैं तो इसको एक ये पुण्य का काम है। सावन का महीना चल रहा है और देवादिदेव महादेव श्रीनाथ शंकर कैलाशपति जी जो हैं, उनके श्री चरणों में एक पुण्य का काम होता है। बारिश का मौसम है, इस पोजीशन में आप लोग पुण्य का काम करते जाएं। इसी पुण्य की कड़ी में आप लोग इन्हीं जो हैं इनको आप अपने आसपास आपको अच्छे लग रहे हैं तो आप अपने पड़ोसियों और अपने रिश्तेदारों को, जिनको की जरूरत हो, जिनको दी सीखने की जरूरत हो, उन सबको आप प्रोवाइड करवा करके एक पुण्य हिस्सा बन सकते हैं। इस कड़ी में आप लोग बहुत ही अच्छा कार्य कर सकते हैं, तो इसी और खुद भी सीख सकते हैं। इसमें किसी प्रकार का आपका कोई पेमेंट नहीं लग रहा है, बिल्कुल फ्री है। इस कारण से आप लोगों को बहुत सारा फायदा मिल सकता है। अपने छोटे भाई बहनों को भी आप इसके बारे में बता सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप लोगों का रजिस्ट्रेशन है इसलिए आप लोग ही पढ़ सकते हैं। आप पास में अपने छोटे भाई बहनों को, भले ही वो फर्स्ट सेकंड क्लास में ही क्यों न हो, उनको भी आप बिठा करके साथ में रखें ताकि आप लोगों को समझ में आए। चलिए अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1। इस बटन का फंक्शन क्या है?
जो बटन दिया हुआ है, बटन कौन सा दिया हुआ है, देखिए ये वाला बटन है, ये जो चिन्ह है, ये जो प्रतीक चिन्ह बनाया हुआ है, सिंबल बनाया हुआ है, एक एरो का साइन बनाया हुआ है, ये चिन्ह किसका है? गौर से देख लीजिए इस चिन्ह को, आप इस चिन्ह को अच्छे से देख लीजिए। देखिए ये वाला चिन्ह है, इस चिन्ह को कहते क्या है? इसको कहते हैं अंडू। अब अंडू की शॉर्टकट चीज क्या है सर? ये होता क्या है अंडू? आपको मैंने बताया था अंडू क्या चीज होती है। अंडू होता है रीडू, जो भी अपन कोई कार्य करते हैं उसका जस्ट ओपोजिट। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर अपन जाते हैं और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर जाने पर अपन को अपन ने यहां लिख लिया, ये लिख लिया, ठीक है, गलती से मेरे से ये कट हो गया। ऐसी क्वेश्चन में मुझे क्या करना चाहिए? अब उसको वापस लाने के लिए या तो मैं वापस टाइप करूंगा और या फिर कंट्रोल जेड करूंगा या अंडू करूंगा। तो अंडू करते ही क्या होगा? जैसे ही मैंने टाइप किया था उसका जस्ट ऑपोजिट कंट्रोल जेड यानी कि अंडू, वापस रीडू करूंगा कंट्रोल वाई होगा। ऐसी इस तरीके से अपन इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए ये यहाँ बना हुआ है अंडू टाइपिंग, कंट्रोल जेड इसका शॉर्टकट की है। आपको मैंने शॉर्टकट की बहुत अच्छे से समझाई है। आपको जिस किसी ने भी नहीं देखा है तो आप पार्ट 1 से लेकर के 20 तक पार्ट हो चुके हैं। आप सभी वीडियोज को 15-15, 20-20 मिनट के हैं। एक स्पेशल क्लास जो कि संडे की थी, 13 तारीख की थी, 13 जुलाई की थी, उसमें लगभग पहले का विवरण दे दिया गया था। उसके बाद की भी यदि आप क्लास देख पाते हैं 13 जुलाई के बाद की भी, तो भी आप अच्छे से समझ पाएंगे। उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। एक बार फिर से बता देता हूं कि अंडू क्या चीज होती है। मैं थोड़ा सा बड़ा करके बता देता हूं इसकी। जैसे मैंने यहाँ ये टाइप कर दिया, मैं यहाँ कुछ और लिख देता हूँ। ये टाइप कर दिया मैंने, ठीक है, हाँ सर ठीक है, टाइप कर दिया। अब क्या होना है देखिए, जब मैं ऐसा करता हूँ, अब कंट्रोल जेड करता हूँ, अंडू पे ये बटन है, इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, देखो लास्ट में क्या जो किया था वो हट गया है। मैं रीडू करता हूँ कंट्रोल वाई, इसका जस्ट ऑपोजिट है, ESH बाद में आ गया, ये रीडू है। अंडू किया, जस्ट ये रीडू है, इसका कंट्रोल वाई शॉर्टकट की है। नोट कर लेना, आप अपने पेन पेपर साथ में रखिए और उसमें नोट कर लेना कंट्रोल वाई। बड़ा क्वेश्चन है, नॉर्मल सी बात है, लेकिन बहुत बड़े तरीके से तीर मारता है ये। तो ऐसी क्वेश्चन में हर एक कंपटीशन एग्जाम के लिए और अपने डेली लाइफ के लिए, दोनों के लिए जरूरी है। कंपटीशन तो चलता रहता है, पूरे जीवन भर चलता रहेगा, हर स्टेज पे ये कंपटीशन चलता रहेगा, लेकिन डेली लाइफ के लिए, आपको डेली लाइफ में काम आने के लिए जरूरी है। यदि आप करते हैं और करने के लिए बहुत जरूरी होगा, तो ऐसे क्वेश्चन में कंट्रोल जेड मैंने आपको बताया। अंडू क्या होता है इसका शॉर्टकट कीज है। साथ में देखो इसमें पेस्ट होता है, पेस्ट वाला आपको पता है, शॉर्टकट कीज बताइए इसकी। कंट्रोल बी है, कॉपी इसकी कंट्रोल सी है, डिलीट के लिए आप डिलीट बटन का यूज करेंगे, कीबोर्ड के अंदर डिलीट बटन होता है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 पे अपन पहुंचते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है आपका, जो प्रतीक चिन्ह है डॉक्यूमेंट में पहली बार सेव करने के लिए निम्न में से कौन सा विकल्प चूज करेंगे? डॉक्यूमेंट को पहली बार सेव करने के लिए निम्न में से कौन सा विकल्प चूज करेंगे? सेव, सेवेज या दोनों में से कोई नहीं? सेव करेंगे या सेवेज करेंगे या दोनों में से कोई नहीं? पहली बार सेव करने के लिए आपको सेव का ही यूज करना होगा, सेवेज काम में नहीं आता था। सेवेज काम में आता है सेव की गई फाइल को दोबारा फिर से किसी अन्य लोकेशन पर या किसी अन्य नाम से, किसी अन्य ड्राइव में, अन्य डिवाइस के अंदर, आपकी जो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस होती है जिसमें हार्ड डिस्क है, पेन ड्राइव है,
ये सब आते हैं आपके, तो उसके अंदर आप CD रोम जो CD ड्राइव जो होती है, DVD होती है, ये सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस में आती है। मैं कुछ बहुत सारी बातें बता रहा हूँ, साथ साथ में इनको भी आप वीडियो पोज कर नोट कर सकते हैं। बहुत सारी बातें बताई जा रही है, इनसे भी प्रश्न बन जाते हैं। हर एक बोला हुआ शब्द आपके परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होता है, ध्यान से समझेंगे। डॉक्यूमेंट को पहली बार सेव करने के लिए आपको एक बार मैंने शुरू में बताई थी, फर्स्ट वीडियो के अंदर ही बताई थी कि डॉक्यूमेंट क्या होता है। डॉक्यूमेंट, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फाइल को डॉक्यूमेंट कहा जाता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फाइल को डॉक्यूमेंट कहा जाता है। अच्छा, इसके साथ साथ में एक एक्स्ट्रा नॉलेज और ले लेते हैं। क्या सर कि डॉक्यूमेंट वर्ड की फाइल को कहा जाता है, तो फिर एक्सेल और पावर पॉइंट की फाइल को क्या कहा जाता है? नोट कर लीजिए। एक्सेल की फाइल को स्प्रेडशीट या वर्कबुक के नाम से जाना जाता है। एक डॉक्यूमेंट जो है वर्ड की फाइल को कहते हैं, प्लस एक्सेल की फाइल को वर्कबुक के नाम से जाना जाता है। ठीक है सर, समझ में आ गया। पावर पॉइंट की फाइल को कहते हैं प्रेजेंटेशन। पावर पॉइंट की फाइल को कहा जाता है प्रेजेंटेशन। ठीक है। अच्छा सर, इसके अंदर जो पेज होते हैं उनको क्या क्या कहते हैं? चलो बता ही देते हैं इसके बारे में भी। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का जो पेज होता है उसको पेज ही कहा जाता है, और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का जो पेज होता है उसको स्प्रेडशीट के नाम से, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट के नाम से भी जाना जाता है। इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट। और पावर पॉइंट के पेज को स्लाइड के नाम से जाना जाता है। और जो प्रत्येक, अभी आपने तो बताया था कि पावर पॉइंट की फाइल को प्रेजेंटेशन कहा जाता है, पावर पॉइंट की फाइल को कहा जाता है। फाइल में अनेक पेज हो सकते हैं, इट मींस पावर पॉइंट की फाइल में अनेक स्लाइड्स हो सकती है, बहुत सारी स्लाइड्स को बहुत सारे पेज हो सकते हैं एक फाइल में। तो ऐसी पोजीशन में पावर पॉइंट की फाइल को प्रेजेंटेशन कहा जाता है। एक्सेल की फाइल को वर्कबुक कहा जाता है, जिसके अंदर बहुत सारी स्प्रेडशीट्स, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट्स, वर्कशीट्स हो सकती है। और वर्ड की फाइल को डॉक्यूमेंट कहा जाता है, जिसमें कई सारे पेज हो सकते हैं। बाकी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, ब्लैंक स्पेस के जरिए आप वर्तमान डॉक्यूमेंट की किसी लोकेशन को दूसरे डॉक्यूमेंट या वेबसाइट से जोड़ते हैं। किसके माध्यम से? लिंक, हाइपरलिंक, लीकेज और हाइपोलिंक। आपको बताया था अच्छे से। इस पे जाएगा हाइपरलिंक कर रखा है इसको, तो आपको पता है आंसर सीधा सीधा है हाइपरलिंक। चलो बता दीजिए हाइपरलिंक इसका आंसर है, लेकिन इसका शॉर्टकट की क्या है? कौन बताएगा? इसका शॉर्टकट की क्या है? हाइपरलिंक का शॉर्टकट की अंजू कुमारी यादव बताएगी। इनकी कंट्रोल प्लस के। वेरी गुड, वेल डन। कंट्रोल प्लस के है, थैंक यू। कंट्रोल प्लस के बहुत अच्छे से आप समझ रहे हैं, थैंक यू। कंट्रोल प्लस के हाइपरलिंक है, और आप देखते हैं ये बहुत बेहद जरूरी है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। कैसे? आप लोग दिन प्रतिदिन इंटरनेट के माध्यम से काम करते हैं, और इंटरनेट अपने जीवन का एक अहम हिस्सा बन चुका है, डेली लाइफ का एक अहम हिस्सा बन चुका है। जब भी आप इंटरनेट के ऊपर सर्फिंग करते हैं, सर ये क्या बोल गए? सर्फिंग करते हैं। सर फिर से बताइए क्या है ये सर्फिंग? अरे भाई, कंप्यूटर के ऊपर जब अपन काम करते हैं, इसके एक पेज से दूसरे पेज पे जाते हैं, उसको ओपन करते हैं, उसको क्लोज करते हैं, किसी पॉइंट के ऊपर क्लिक करते हैं तो दूसरा पेज खुल जाता है। ये सब सारा काम जो किया जाता है उसको सर्फिंग के नाम से जाना जाता है। सर फिर से बताइए।
हाँ, आप इंटरनेट के ऊपर कोई वेबसाइट खोलते हैं, उससे कोई दूसरा पेज खोलते हैं, किसी लिंक के ऊपर क्लिक करते हैं, इससे आपके दूसरा कोई पेज खुल जाता है, फिर आपके उस पेज में लिखा हुआ रहता है क्लिक हियर, तो ऐसी पोजीशन में आप फिर कोई अपने काम की चीज जो भी होती है उसके ऊपर क्लिक करते हैं, तो क्लिक करने के बाद में आपके सामने जो पेज ओपन होते हैं, यानी कि ये सब सारे काम करने को सर्फिंग कहा जाता है, सर्फिंग। तो जब आप सर्फिंग करते हैं कंप्यूटर पे ऑनलाइन होकर के इंटरनेट के ऊपर, वेब ब्राउजर के ऊपर जब आप सर्फिंग करते हैं तो उस समय बहुत सारे लिंक होते हैं जिनके ऊपर जब भी अपन माउस पॉइंटर को लेके जाते हैं उस समय आपके हैंड का एक चिन्ह बन के आ जाता है, एक अंगुली खड़ी करके मुट्ठी बंद करते हुए आपके चिन्ह आ जाता है। उस चिन्ह को, यानी कि जिसके ऊपर भी, जिस पॉइंट के ऊपर भी यदि हैंड वाला चिन्ह आ जाता है, साइन आ जाता है, तो ये समझ लीजिए वो हाइपरलिंक बना हुआ है। अच्छा, एक चीज का और ध्यान रखना है, आपको इंटरनेट के ऊपर बड़ी सावधानी बरतने की जरूरत होती है। अनावश्यक किसी भी पॉइंट के ऊपर आप क्लिक नहीं करें जब तक आप नहीं समझ जाते हैं कि ये आपके काम की चीज है, तभी आप क्लिक करें। यदि आप नहीं समझ पा रहे हैं तो किसी के ऊपर भी क्लिक नहीं करें, जब तक नहीं समझें तब तक क्लिक नहीं करें, अदरवाइज आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। क्यों सर, ऐसा क्यों होता है? हमारा कंप्यूटर है, हमारा नेट है, हम पैसे देते हैं, सारा सब कुछ हमारा है, तो हम चाहे जहां क्लिक करें। भाई ठीक है, आप लोगों का नेट है, आपने रिचार्ज करवाया, आपका कंप्यूटर है, आपका मोबाइल है, आपका सब कुछ है, और आप ही का माउस है, आप ही का हाथ है, आप ही काम में लेने वाले हैं, लेकिन आप लोग चाहे जहां क्लिक नहीं कर सकते। यदि आप ऐसा करोगे तो सर रोकेगा कौन? रोकेगा कोई नहीं, लेकिन आप खुद ही फंस जाओगे। सर वो कैसे? कि आप लोग यदि कहीं भी क्लिक करोगे तो अनावश्यक अनजाने में यदि कहीं भी क्लिक हो जाता है तो ऐसी पोजीशन में आपके आईपी एड्रेस, यानी कि आपके कंप्यूटर की सारी जानकारियां वो घसीट लेंगे, यानी कि कवर कर लेंगे, हैक कर लेंगे, और आपकी जानकारियां लेकर के आप जो कुछ भी काम करते हैं उसकी जानकारी लेकर के आप ही के एक दिन बहुत बड़ा चूना लगा दिया जाएगा, आप ही को बहुत बड़ा नुकसान कर दिया जाएगा। इसलिए इनसे बच के रहना ही बहुत जरूरी है, इसलिए अनावश्यक रूप से आप क्लिक नहीं करें। उम्मीद है आप लोगों को बहुत अच्छे ढंग से ये बात समझ में आ गई होगी। इसके बाद में देखिए वर्ड में एक फाइल कहलाती है, देखिए प्रश्न आ गया है, अभी अभी बताया था मैंने, वर्ड में एक फाइल कहलाती है। वर्ड की फाइल को क्या कहा जाता है? डॉक्यूमेंट कहा जाता है। बहुत प्यारे ढंग से अभी अभी पहले प्रश्न में ही आपको मैंने समझा दिया है। इसके बाद में चलिए देखिए इनके बारे में मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ, क्या होता है टेम्पलेट, क्या होता है डाटाबेस, क्या होता है फॉर्म, क्या होता है, इसके बारे में विस्तार से बता देता हूँ। आंसर बताना ही काम नहीं है, इसको विस्तार से समझाना जरूरी है। आपकी एक स्टडी है, बहुत प्यारे ढंग से इन प्रश्नों में ही बहुत बड़ा राज छुपा हुआ होता है। टेम्पलेट वो फाइलें होती है जो बनी बनाई होती है पहले से, यानी कि एज ए फॉर्मेट, जो एक पहले से बने बनाए फॉर्मेट होते हैं जिनमें कुछ चेंजेस करके अपनी फाइल के रूप में काम में ले सकते हैं, उनको टेम्पलेट कहा जाता है। समझ में आया? टेम्पलेट क्या होता है? पहले से बनी बनाई वो फाइलें, एक तरह से वो फॉर्मेट होते हैं जिनके अंदर कुछ चेंजेस करके अपन अपनी फाइल के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि फॉर्मेटिंग की हुई होती है, तो उसको टेम्पलेट कहा जाता है। डाटाबेस क्या है? अपने एक बैक फाइल, एक बैकग्राउंड फाइल जिसको अपन बोलते हैं डाटाबेस, जिसके अंदर अपना डाटा स्टोर रहता है और उसके आधार पर अपन अपनी फाइल को देख पाते हैं। तो डाटाबेस फाइल वो होती है जिसमें डाटा स्टोर करके रखा जाता है। एक बैकग्राउंड फाइल होती है। फॉर्म आप जानते ही हैं, फॉर्म तो क्या होता है, बहुत सारे ऑनलाइन फॉर्म भरे जाते हैं, वो सारे के सारे फॉर्म के नाम से जाना जाता है। तो और अंडे बताओ लो। हाँ तो एक बार ऐसे बोल दो कुछ ऑनलाइन क्लास एक विशेष सूची है जो डॉक्यूमेंट में अपने संबंधित रेफरेंस पेज के साथ उपस्थित होता है। किसी की आवाज आ रही है, कौन
कौन है? कृष्णा शर्मा, कृष्णा शर्मा गुरुजी, गिलाजी सर। हाँ सर। सर साउंड म्यूट कर लीजिए एक बार, थोड़े से घर की आवाजें आ रही है। वॉल्यूम वाला बटन है, उसके ऊपर आप क्लिक कीजिए, ऑडियो वाला साइन है उसके ऊपर। ऑडियो वाला, हाँ नहीं आया अभी तक। हाँ आ गया सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। हाँ देखिए, एक विषय सूची है जो डॉक्यूमेंट में अपने संबंधित रेफरेंस पेज के साथ उपस्थित होता है। एक विषय सूची जो डॉक्यूमेंट में अपने संबंधित रेफरेंस पेज के साथ में, रेफरेंस आपने सुना होगा रेफरेंस, कि मैं इनके रेफरेंस से आया हूं, मैं इनके रेफरेंस से आया हूं। रेफरेंस कि साहब मेरा ये काम होना चाहिए, मेरे को इन साहब ने भेजा है। कई बार आपने देखा होगा अपना काम नहीं होता है, या किसी प्रकार के कोई एडमिशन के लिए या किसी भी प्रकार के अपने काम को करवाने के लिए अपन किसी का कॉल करवाते हैं या किसी का सहारा लेते हैं कि इन सर ने हमारे को भेजा है, इनके थ्रू मैं यहाँ आया हूँ, मतलब वो रेफरेंस हो गया। तो वही एक पॉइंट यहाँ भी काम करता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। हालांकि इसके बारे में अभी तक आपको बताया नहीं है, डिटेल नहीं बताई है, लेकिन फिर भी आप समझ लीजिए, एक विशेष सूची है जो डॉक्यूमेंट में अपने संबंधित रेफरेंस पेज के साथ में उपस्थित होता है। टेबल ऑफ कंटेंट ऑप्शन है, टेबल ऑफ कंटेंट, जिसको अपन कहते हैं रेफरेंस, इसके अंदर इस्तेमाल किया जाता है। टेबल आपको बता दी है, टेबल क्या होती है, रो और कॉलम का एक नेट होता है, जाल होता है। रो को बोलते हैं पैरेलल, हॉरिजॉन्टल लाइंस को रो बोलते हैं, और खड़ी लाइन जो कॉलम होते हैं, यानी कि जो खड़ी लाइनें होती है, खड़े कॉलम जिनको स्तंभ कहा जाता है हिंदी के अंदर, वो कॉलम्स कहलाते हैं। तो इनका दोनों का एक जाल होता है कि उसको टेबल के नाम से जाना जाता है। क्लिपबोर्ड, क्लिपबोर्ड क्या होता है? क्लिपबोर्ड आप जानते हैं एक इमेजिनेशन वर्चुअल स्पेस होता है। इमेजिनेशंस और वर्चुअल स्पेस होता है। वर्चुअल स्पेस का मतलब होता है जो एक काल्पनिक स्थान है, किसके अंदर होता है? कंप्यूटर के अंदर होता है। कंप्यूटर के अंदर ये ऑप्शंस होता है। ये मैं आपको बता रहा था, टेबल ऑफ कंटेंट के बारे में बता रहा था, और उसमें क्लिपबोर्ड बता रहा था। और क्लिपबोर्ड के बारे में क्या था कि क्लिपबोर्ड एक ऐसा ऑप्शन होता है, वर्चुअल स्थान होता है, जहां आपके कट और कॉपी किया गया मैटर जो होता है वो सारा का सारा इसके अंदर सेव हो जाता है, क्लिपबोर्ड के अंदर सेव हो जाता है। इंडेक्स एक प्रकार से आप जानते ही हैं, वो एक टेबल के रूप में होती है, और इंडेक्स जो सारणी होती है एक तरह से, उसको अपन इंडेक्स कहते हैं। उसके बारे में भी आपको आगे जाकर के जानकारी मिलेगी। चलिए अपन चलते हैं आगे के ऑप्शन के ऊपर। आगे का ऑप्शन क्या कह रहा है, आगे का प्रश्न, जब आप होम टेब पर फॉर्मेट पेंटर आइकॉन पर क्लिक करते हैं, साफ करते हैं, तो आप क्या देखते हैं कि आपका माउस पॉइंटर के आकार में बदल गया। किसके आकार में बदल जाता है? माउस पॉइंटर, यानी कि पेंट जो फॉर्मेट पेंटर आइकॉन होता है, जब होम टैब में फॉर्मेट पेंटर, कट कॉपी पेस्ट, और उसके साथ में चौथा ऑप्शन होता है फॉर्मेट पेंटर। आप देखना अपने मोबाइल में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो खोल करके ओपन करके आप देखेंगे, तो उस पोजीशन में आपको ये सब दिखाई देंगे, और उसमें आप देखेंगे तो फॉर्मेट पेंटर आइकॉन पर जब अपन लेके जाते हैं माउस पॉइंटर को, तो किसके आकार में बदल जाता है? पेंट ब्रश के आइकॉन में बदल जाता है, पेंट ब्रश के आइकॉन में। आगे का प्रश्न देखिए,
जो चित्र दिया गया है, जो आइकॉन दिया हुआ है, वो किसका है? एक डिब्बे समान संरचना दी हुई है, बॉक्स समान संरचना दी हुई है, ये क्या है? माउस है, कीबोर्ड है, मॉनिटर है, सीपीयू है? क्या दिखाई दे रहा है आप लोगों को? माउस आप जानते हैं, माउस हाथ से पकड़ करके काम में लेने वाली चीज है जो दिखाई नहीं दे रही है। माउस 3 बटन होते हैं, लेफ्ट बटन, राइट बटन और एक स्क्रॉल बटन, 3 बटन होते हैं। माउस कई प्रकार के होते हैं, स्क्रॉल माउस भी होता है, ऑप्टिकल माउस भी होता है, जिसके अंदर लाइट होती है, नीचे की तरफ लाइट प्रकाश होता है, उसको ऑप्टिकल माउस कहा जाता है। समझ में रखना, याद रखना इस बात को, पॉइंट प्रश्न बन जाता है माउस के बारे में। कीबोर्ड क्या होता है? आपके सामने होता है, जिसमें 101 से लेकर के 109 तक के, हालांकि आज तक ज्यादा भी बटन आने लग गए हैं, इतने बटन का एक कीबोर्ड होता है, जिसके अंदर अल्फाबेटिक 4-5 प्रकार के बटन होते हैं। न्यूमेरिकल कीज होती है, फंक्शन कीज होती है, अल्फाबेट कीज होती है, स्पेशल कीज होती है, एरो कीज होती है, टॉगल कीज होती है। ये इस प्रकार से 4-5 प्रकार के बटन होते हैं। कीबोर्ड आप सभी जानते हैं, कीबोर्ड के बारे में जो अल्फाबेट कीज है उनको आप अच्छे से लिख करके याद कर लेना। यदि आप शॉर्ट एंड स्वीट वे है कि कीबोर्ड को कैसे याद करें, कीबोर्ड में जो 3 लाइनें मुख्य रूप से होती है, उसमें ABCD लिखी हुई होती है, अल्फाबेट लिखी हुई होती है, और उसको याद कर लेना। सर क्या बात कर रहे हो, हमने LKG में याद कर ली थी ABCD। तो मैं आपको ये बात नहीं कह रहा हूं कि आपको ABCD नहीं आती है, लेकिन कीबोर्ड में जो क्रम लिखा हुआ है, जिस ऑर्डर में आपको ABCD लिख करके दी जा रही है, उस क्रम में आपको, उस ऑर्डर में, उस वे में आपको क्या करना है? ABCD को लर्न करना है। कि सर क्या बात कर रहे हो, क्या उसमें भी कोई अलग अलग क्रम होता है क्या? हमने तो A to Z सीखा है, हमारे गुरुजी ने A for एप्पल, B for बॉय, C for कैट बताया है, इस तरीके से A to Z बताया है। अब आप कौन सा क्रम पढ़ा रहे हो? देखिए इसमें ये क्रम होता है, पहली लाइन में QWERT 5 अक्षर इधर से बोलिए, QWERT, फिर आगे के 5 अक्षर बोले POIUI। समझना, कीबोर्ड आपके सामने हो तो देखना, कीपैड आपके सामने हो तो समझना। यदि नहीं समझ में आ रहा है तो आप देख लीजिए, लेफ्ट हैंड के लिए आपको QWERT, चारों अंगुलियों के लिए 4 अक्षर, फिर चौथी अंगुली के लिए ही 5वां अक्षर TB होता है, QWERT। और फिर दूसरा POIUI, दूसरे राइट हैंड के लिए ये काम में लिया जाता है। फिर दूसरी लाइन में क्या है? ASDFG, फिर सेमीकोलन LKJH। तीसरी लाइन में क्या होता है? ZXCVB और स्लैश डॉट कोमा MN। यानी कि ये 30 अक्षर आप जो है अपने माइंड में बिठा लीजिए और अपने अच्छे से याद कर लीजिए इनको। 30 अक्षर 30 मिनट का काम है, आप इजीली कर सकते हैं। यदि कोई इस काम को अच्छे से कर लेता है, समझ लीजिए आप अपने जीवन के 6 महीने बचा लिए हैं। 6 महीने मात्र इजी है, इसको याद कर लीजिए, बहुत जरूरी है। आगे इसमें बताया गया है CPU आप जानते हैं, जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसका फुल फॉर्म होता है, लिख लीजिए अपने नोटबुक के अंदर, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, केंद्रीय संसाधन इकाई इसको बोलते हैं। हिंदी में भी आप लिख लीजिए, केंद्रीय संसाधन इकाई, CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये बहुत मुख्य पार्ट होता है, कंप्यूटर का दिमाग होता है, इसलिए इसको CPU कहा जाता है। CPU जो है यानी कि बहुत महत्वपूर्ण भाग होता है कंप्यूटर का। इसके बाद में देखिए मॉनिटर जो है आपका LED या आपका जो टीवी जो होता है, वो एक मॉनिटर का काम करता है। जनरली बहुत बड़ी गलती कर देते हैं, कोई पूछता है कि कंप्यूटर कौन सा है, तो अपना सीधा सा माइंड और इंडिकेशन जाता है किसकी तरफ? LED की तरफ। आपकी जो टीवी होता है उसकी तरफ, मॉनिटर की तरफ जाता है कि ये है कंप्यूटर। बाकी कंप्यूटर उसको नहीं कहते हैं, कंप्यूटर कहते हैं इनपुट, आउटपुट और CPU तीनों को मिलाकर के जो डिवाइस बनती है उसको अपन कंप्यूटर की संज्ञा दे सकते हैं। पर्टिकुलर एक पार्ट को अपन कंप्यूटर नहीं कह सकते। जैसे यूं समझ लीजिए कि आप अपनी बॉडी के रूप में, आपका नाम मान लीजिए कमला है, और उस कमला को आप एक हाथ को कमला नहीं कह सकते, एक पैर को कमला नहीं कह सकते, आप केवल गर्दन को कमला नहीं कह सकते, यानी कि पूरी बॉडी को मिला करके आप उसको कमला की संज्ञा दे सकते हैं। तो ऐसी पोजीशन में क्या होगा?
कि केवल कंप्यूटर भी अपन जो है एक पर्टिकुलर पार्ट को नहीं कह सकते हैं, पूरे पार्ट्स जो है इनपुट डिवाइसेज, आउटपुट डिवाइसेज और सीपीयू सबको मिला करके अपन क्या कहेंगे, कंप्यूटर कहेंगे। तो इनपुट डिवाइसेज कौन कौन सी होते हैं, कीबोर्ड, माउस है, स्कैनर है, ये इनपुट डिवाइसेज में आता है। मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर ये आउटपुट डिवाइसेज में आता है। सीपीयू इनपुट आउटपुट दोनों का कॉमन रूप है। और सीपीयू एक इसका ब्रेन भी कहा जाता है, इसको कंप्यूटर को ब्रेन भी कहा जाता है, मस्तिष्क एक मेन पार्ट, महत्वपूर्ण पार्ट भी कहा जाता है। कट कमांड के इस्तेमाल से, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, कट कमांड के इस्तेमाल से डॉक्यूमेंट पर क्या प्रभाव पड़ता है। कट कमांड, कट, कॉपी, पेस्ट, आपके होम टैब में पहले आता है कट। शॉर्टकट कीज बता दीजिए, कट की क्या है। कौन बताएगा। कट सर कंट्रोल प्लस एक्स। वेरी वेल पिंकी, थैंक यू सो मच। यानी कि कंट्रोल एक्स जो है, कंट्रोल एक्स किसकी कट की है, शॉर्टकट की है। कंट्रोल एक्स कट कमांड की जो है शॉर्टकट कीज है। कट कमांड करता क्या है जी, सिलेक्टेड टेक्स्ट और ग्राफिक्स को रिमूव यानी कि वो हटा देता है। और वर्चुअल मेमोरी आपको अभी बताया था मैंने क्लिपबोर्ड के बारे में कि वर्चुअल स्पेस होता है, थोड़ी देर पहले समझाया था क्लिपबोर्ड के बारे में। यानी कि कट किया हुआ मैटर या कॉपी किया हुआ मैटर जो सिलेक्ट करने के बाद में होता है, सिलेक्ट करने के बाद में यदि अपन उसको कट या कॉपी करते हैं तो वो सीधा का सीधा कहाँ पहुंच जाता है, क्लिपबोर्ड में पहुंच जाता है। तो सर पहुंच जाता है कट या कॉपी, इसमें अंतर क्या हुआ, अंतर ये हुआ कि कट किया हुआ तो जहां से अपन कट करते हैं वहां से रिमूव हो जाता है यानी कि चला जाता है, लेकिन कॉपी किया हुआ मैटर वहां बना रहता है वैसा का वैसा ही, और क्लिपबोर्ड में भी चला जाता है। यानी कि कॉपी करने पर, किसी मैटर को सिलेक्ट करके कॉपी करने पर वह इजीली कहाँ पहुंच जाता है, वहां तो बना ही रहता है। कॉपी किया हुआ मैटर जिस जगह आप सिलेक्ट करते हैं वहां से कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई इफेक्ट नहीं होता है, कॉपी तो हो जाता है, लेकिन क्लिपबोर्ड में भी उसकी यानी कि कॉपी हो जाती है, यानी कि वहां सेव हो जाता है। अच्छा ठीक है सर, हो जाता होगा, हमें क्या पता। लेकिन जहां भी आप दूसरी जगह जाकर के कर्सर को ले जाकर के कंट्रोल भी करते हैं, पेस्ट करते हैं, क्वेश्चन में वो पेस्ट हो जाता है। ठीक है सर, हो जाता है। कट में भी ऐसा ही होता है। कट में क्या होता है, सिलेक्ट किया हुआ मैटर जैसे ही कट करते हैं तो वो वहां से हट जाता है, हालांकि कॉपी भी हो जाता है। दूसरी जगह जाकर के कंट्रोल भी करेंगे, पेस्ट करेंगे तो उस क्वेश्चन में वो वहां आपकी पेस्ट हो जाता है। इसके बारे में विस्तार से मैंने आपको होम टैब वाले ऑप्शन के अंदर या सेकंड या थर्ड वीडियो के अंदर आपको बताया, पार्ट सेकंड थर्ड के अंदर बड़े विस्तार से समझाया हुआ है। आप यूट्यूब चैनल स्मार्ट आइडिया ऑनलाइन एजुकेशन पे आप देख लीजिए, इसको सब्सक्राइब भी कीजिए, साथ में बेल आइकॉन को भी दबा दीजिए ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आते जाएं, जब भी नए वीडियोज हों उनको वो नोटिफिकेशन से आपके पास पहुंचते रहें और आप समझ सकें। क्वेश्चन नंबर 9 है, टाइम्स न्यू रोमन कॉमिक सेंस एंड कैलिबरी प्रकार हैं, किसके प्रकार हैं। टाइम्स न्यू रोमन है, कॉमिक सेंस है एंड कैलिबरी ये किसके प्रकार हैं, ये फॉन्ट के प्रकार हैं। आप अलग अलग प्रकार की लिखावट देखते हैं कि कई प्रकार के ये डिजाइन अच्छी नहीं लगी, ये लिखावट अच्छी लगी है। तो जो लिखावट है, लिखावट के प्रकार हैं, जो स्क्रिप्ट है उसको अपन फॉन्ट की संज्ञा देते हैं। अलग अलग प्रकार के फॉन्ट होते हैं। आप होम के अंदर देखेंगे तो चौथे या पांचवी वीडियो के अंदर आपको इस विस्तार से फॉन्ट डायलॉग बॉक्स के बारे में बड़े विस्तार से समझाया गया है, आप वहां से भी देख सकते हैं। तो आपको यहाँ बता दिया गया है कि ये इनके नाम है, याद रखना। 2-4 महत्वपूर्ण है। टाइम्स न्यू रोमन जनरली काम में आता है, एरियल फॉन्ट है, इस तरीके से काम
में आते रहते हैं। वर्ड प्रोसेसर का उपयोग आप व्यक्तिगत लेटर, फॉर्म लेटर, ब्रोशर, ब्रेक, फैक्स और व्यावसायिक मैनुअल्स को तैयार कर सकते हैं। सही बात है या गलत है? सही है, ये सारे काम कर सकते हैं अपन इजीली, तो ये सही है। डॉक्यूमेंट में मौजूद ग्रामर, स्पेलिंग इत्यादि की गलतियां स्वतः ठीक हो जाने को ऑटो कंप्लीट फीचर द उपयोग कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात है, ऑटो कंप्लीट फीचर का प्रयोग करके अपन अपने आप गलतियों को ठीक करने की अनुमति दे सकते हैं कंप्यूटर को। ये जो साइन दिया हुआ है, ये साइन दिया हुआ है, इसको पहचानिए क्या है, कौन बताएगा? क्या इस बटन का इस्तेमाल बुलेट के लिए कर सकते हैं? नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन ये है क्या, कौन बताएगा? बताइए एक बार, किसका सिंबल है? कौन बताएगा? देखिए ध्यान से, कौन समझता है, कौन वीडियोस देखता है, बताइए। पेन का सिमरन, सुमन, किसी को पता नहीं है? आवाज तो पहुंच रही है ना मेरी? कोई बात नहीं है। ये सिंबल है अलाइनमेंट का। अलाइनमेंट, 4 प्रकार के अलाइनमेंट बताए थे मैंने आपको। अलाइनमेंट, लेफ्ट अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट, और एक है जस्टिफाई। ये जस्टिफाई है, दोनों तरफ से बराबर बराबर करके चलता है अपने मैटर को। लेफ्ट अलाइनमेंट कंट्रोल एल इसकी शॉर्टकट की थी लेफ्ट अलाइनमेंट की, राइट अलाइनमेंट की कंट्रोल क्या, आर राइट की, और सेंटर की सर कंट्रोल सी होगी। नहीं नहीं, कंट्रोल सी नहीं है, कंट्रोल ई है। सेंट्रल अलाइनमेंट की है कंट्रोल ई, ई फॉर एलिफेंट, कंट्रोल ई शॉर्टकट की, इसका विशेष ध्यान रखें। और फिर जस्टिफाई आता है, कंट्रोल जे इसकी शॉर्टकट की है। सिलेक्ट करके आप शॉर्टकट कीज का इस्तेमाल कर सकते हैं, आपको इसका इफेक्ट नजर आ जाएगा। ठीक है सर, आगे का प्रश्न बताइए। ये लो, आपको क्वेश्चन नंबर 13 बता देते हैं। अपने टेक्स्ट में इंडेंट देने के लिए आप डिक्रीज ग्रुप में पैराग्राफ टाइप पर का उपयोग कर सकते हैं। इंक्रीज इंडेंट और इंडेंट इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। होम टैब में है ये सारे के सारे। देखो इस प्रकार से डिक्रीज इंक्रीज, जो इंडेंट वाला ऑप्शन है, पूछ लिया कि कहाँ है ये होम टैब में, तो आप लोगों को होम टैब वीडियो में अच्छे से मैंने वर्ड को दिखाया है। तो होम टैब में कौन कौन से ऑप्शन है, इनका भी आप नाम लिख करके और तैयार कर सकते हैं। मैं एक बार और जैसे क्लास आगे की ये 3-4 पेपर और हैं, इनको बताने के बाद में वापस से मैं लूंगा, तो उसमें और बता दिया जाएगा। ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ज्यादा हार्ड नहीं है, बहुत इजी है। बस आपको जैसे जैसे बताया जाता है उनको आप लिखते जाइए और एक बार रिवाइज कर लीजिए। बहुत ही आनंद आने वाला है, बहुत ही काम की चीज है, आपके लाइफ में काम आने वाली चीजें हैं। इसको बड़े आराम से एक भी दिन मिस मत कीजिए, अच्छे से आप इसका इस्तेमाल करते जाइए। आगे चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 14 पे। आप वर्ड के मेल मर्ज फीचर का उपयोग करके अनेक लोगों को विशेष प्रस्तावों के बारे में अपने डॉक्यूमेंट को मेल कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। मेल मर्ज एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का एक महत्वपूर्ण पार्ट है मेल मर्ज। इसको मैं अच्छे से समझाऊंगा आपको। मेल मर्ज आगे आएगा, मेलिंग्स में आएगा और इसके बारे में विस्तार से समझाया जाएगा। आप इतना समझ लीजिए, मेल मर्ज का इस्तेमाल माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में होता है। यदि आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट टाइप करना शुरू करेंगे तो टेक्स्ट सेंटर में टाइप होंगे, नहीं लेफ्ट साइड में होते हैं, सेंटर में थोड़ा ना टाइप होता है, लेफ्ट साइड में आता है। जैसे ही माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर अपन पहुंचते हैं
माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में अपन पहुंचते हैं, न्यू डॉक्यूमेंट ले लिया, तो देखो जब भी अपन टाइप करते हैं यहाँ से होता है, न कि बीच में से स्टार्ट होता है, लेफ्ट साइड से होता है। तो ये पूछ रहा है कि कहाँ से स्टार्ट होता है, मतलब छोटी छोटी बातें पूछी जा रही है, महत्वपूर्ण है, ध्यान दे करके यदि आप पढ़ेंगे तो इजीली समझ में आ जाएगा। आगे का प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 में निम्न में से कौन सा बाय डिफॉल्ट टैब नहीं है। बाय डिफॉल्ट टैब, बाय डिफॉल्ट का मतलब होता है हमेशा बने रहने वाला जो टैब है। फाइल टैब भी हमेशा बना हुआ आता है, होम टैब भी आता है, इंसर्ट भी आता है, डिजाइन टैब जो है बार बार आता है और बार बार चला जाता है। सर ऐसा क्यों होता है, वो अपने उसकी आवश्यकता के अनुसार उसका परिवर्तन होता रहता है, इसलिए ये वर्चुअल है, एक तरह से बाय डिफॉल्ट टैब नहीं है। आगे का प्रश्न देखिए, इस डॉक्यूमेंट का नाम क्या है। इस डॉक्यूमेंट का नाम, ये स्क्रीन दी हुई है, इस डॉक्यूमेंट का नाम क्या है। देखिए इसमें इस डॉक्यूमेंट का नाम क्या है, देखो यहाँ टाइटल बार पे लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट 1। इस डॉक्यूमेंट का नाम क्या है, यहाँ लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट 1। देखिए क्या आंसर आता है, क्या कहता है ये प्रश्न, क्या कहना चाहता है। डॉक्यूमेंट 1 माइक्रोसॉफ्ट वर्ड नहीं है, ब्लैंक नहीं है, डॉक्यूमेंट 1 नाम लिखा हुआ। टाइटल बार के ऊपर आपकी फाइल का नाम जो होगा वो आ जाएगा। आगे देखिए क्या है, ये ऑप्शन दिया हुआ है, इस बटन के इस्तेमाल से आप वर्ड के कलर को चेंज कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात है, वर्ड के कलर को, अपने शब्दों के कलर को चेंज कर सकते हैं, सही बात है। इसके नीचे एक ऑप्शन ये जो बना हुआ है कलर का साइन है, इससे अपन चेंज कर सकते हैं। छूट गए क्या, ठीक है क्या। इसका उपयोग करके आप प्रश्न नंबर 19 इसका उपयोग करके आप TOC के लिए टेक्स्ट को मार्क कर सकते हैं। किस किस के लिए, ये दिए गए सभी हैं। आउटलाइन लेबल के लिए भी होता है, कस्टम स्टाइल्स के लिए भी होता है, हेडिंग स्टाइल्स के लिए भी होता है। इन सब के लिए अपन जो है TOC के लिए, टेबल ऑफ कंटेंट्स के लिए भी टेक्स्ट को मार्क कर सकते हैं। ये सारे प्रश्न आपको बता दिए गए हैं, इसके आप इस्तेमाल करेंगे। आपको कल मैं जानकारी दूंगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बारे में आपको बताया जाएगा। तब तक आप इन्हीं प्रश्नों को आप अच्छे से समझेंगे, देखेंगे और इनका इस्तेमाल करेंगे। वीडियो को एक बार समझ में नहीं आता, 2 बार 5 बार 10 बार आप देखिए, जितना देखेंगे उतना ही आपके सामने, आपके लिए फायदेमंद होगा। इसलिए आप लोग जो है इसको इजी गोइंग नहीं लें। अच्छा, दूसरी बात यह है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप 7:30 पे अपनी क्लास स्टार्ट होती है, उससे अच्छा है कि आप उससे 7:20 पे ही आप ऑनलाइन हो जाएं, क्योंकि 10 से 15 मिनट आपकी वेस्ट हो जाती है ऑनलाइन करते करते, कॉलिंग करते करते, सबको ऑनलाइन आते आते। तो ऐसी पोजिशन में आप 7:20 से 7:30 तक 7:20 to 7:30 आप 10 मिनट्स में आप ज्वाइन हो जाएं। मैं चाहता हूं कि 7:30 एग्जैक्ट आपकी क्लास स्टार्ट हो जाए, कुछ समझ में आए, तो आगे ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं हो और टाइम पर अपनी क्लास पूर्ण हो जाए। हो सकता है कई बार ऐसा होता है, थोड़ा लंबा टॉपिक होता है तो उसके बारे में थोड़ा सा ज्यादा आपको बताना पड़ता है, विस्तार से हो जाता है तो टाइम ज्यादा हो जाता है। ऐसी क्वेश्चन में आपको आपके कई काम जो कि आपने डिसाइड कर रखे हैं, 8 बजे तक ही डिसाइड कर रखे हैं, तो वो पहले छूट जाते हैं। ऐसी क्वेश्चन में आपको कोशिश करनी है और आपको 7:30 to 8:30 तक का टाइम लेकर के लगभग चलना ही है। और किसी प्रकार की आपको कोई परेशानी हो या समझ में नहीं आए तो आप सीधा सा उपाय तो यही है कि आप YouTube चैनल स्मार्ट आइडिया ऑनलाइन एजुकेशन YouTube पे जाकर के आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और देख सकते हैं, बार बार इसको रिवाइज कर सकते हैं। फिर भी आपकी कोई चीज समझ में नहीं आ रही है तो ऐसी पोजीशन में आप लोग मुझसे कॉल करके भी पूछ सकते हैं और अपनी लाइव क्लास चलती है उस समय भी आप बोल करके इसके बारे में डिटेल से समझ सकते हैं। अच्छा, इसके साथ ही मैं आपको कुछ बात बताना चाहूंगा आइलैंड के बारे में। आइलैंड के अंदर जो आपके असेसमेंट चल रहे हैं, उन असेसमेंट को आप स्वयं कंप्लीट करते चलें। यदि किसी प्रकार की परेशानी आती है तो आप मुझे कॉल या मेरे को उसका स्क्रीनशॉट जो है, मेरे व्हाट्सएप नंबर आपको सभी को पता है, मेरे एक ही नंबर है और उस पर वही व्हाट्सएप नंबर है, उसके ऊपर आप स्क्रीनशॉट भेज दें। यदि किसी प्रकार की कोई बात आती है, किसी प्रकार की परेशानी आती है, कंफ्यूजन होता है तो आप जरूर बताएं।
प्रत्येक चैप्टर का प्रत्येक असेसमेंट का 2 नंबर है और 30 नंबर 15 असेसमेंट है, 15 है, इनके 30 नंबर 30 नंबर आपके पेपर में ऐड होंगे, यानी कि आगे का पेपर 70 नंबर का ही होगा। ये 30 नंबर में से आप जितना लेना चाहते हैं आपके हाथ में है। इन प्रश्नों को आप जो भी प्रश्न बताए जाते हैं सभी प्रश्नों को लाइटली न लेकर के आप इनको लिखें और उसके बाद में आप इनको याद करें और फिर असेसमेंट दें। आप खुद असेसमेंट दे सकते हैं इजीली इन प्रश्नों को याद करके, इतना आप काम कर सकते हैं। फिलहाल मैं इतना ही आपके ऊपर आपको बता रहा हूँ, आपके ऊपर बोझ है क्या कि इन प्रश्नों को लिखना है, इनको याद करना है और आइलैंड का एग्जाम, असेसमेंट का एग्जाम देना है। बस यही बाहर है अभी तक। उसके बाद में आपको वर्ड एक्सेल और पावर पॉइंट बताया जाएगा, उसके बारे में भी डिटेल दी जाएगी। और उम्मीद है कुछ ही दिनों के अंदर अपनी जैसे अनलॉक होगा एजुकेशन तो आप लोगों को यहाँ कंप्यूटर के ऊपर ऑफलाइन बता दिया जाएगा, प्रैक्टिकल करवा दिया जाएगा। फिर भी आप मत घबराइए, जब भी लाइफ मैं अपने जीवन की बात कर रहा हूँ, लाइफ में जब भी आपको जरूरत हो कि हमें ये चीज नहीं आ रही है, आप कभी भी 24 आवर्स 24x7 आवर्स कभी भी कॉल करके पूछ सकते हैं कि सर मुझे इस प्रकार की कोई परेशानी है। आप टेंशन फ्री रहिए, SI कॉलेज से बोल रहा हूँ। और ये परंपरा रही है स्मार्ट आइडिया ऑनलाइन एजुकेशन है, स्मार्ट आइडिया जो स्कूल है उसकी, कि हमेशा हर प्रकार से तत्पर रहे हैं और परमार्थ के लिए हमेशा कुछ न कुछ करते रहे हैं और सहयोग के लिए, आपके लिए, पुण्य के लिए, परमार्थ के लिए, सहयोग के लिए हमेशा 24 आवर्स आपके कॉल को अटेंड करके आपका सहयोग किया जाएगा। जितना हो सकेगा उतना किया जाएगा, तो आप लोग टेंशन फ्री रहिए। अच्छा, साथ में मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप नए एडमिशन यदि कोई आने वाले हों तो RSCIT के उनको भी आप बोल सकते हैं। दूसरी बात यह है कि आपकी जो फ्री स्कीम थी 10th और 12th, कल लास्ट डेट थी, कल मैंने बताया था कल लास्ट डेट थी, लेकिन वो डेट इंक्रीज हो चुकी है, यानी कि कल और परसों के लिए, सॉरी आज और कल के लिए 24 और 25 तक एक्सटेंड हो चुकी है। 24 और 25 को भी आप फॉर्म भरवा सकते हैं, आज और कल तक फॉर्म भरवा सकते हैं। इसके लिए आपको हो सकता है जो भी जिसको भी आप बताना चाहें आपकी जानकारी में हो तो उनको भी आप बता सकते हैं। थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही काफी है। धन्यवाद।